Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study division and Dermer experiment. इस एक्सपेरिमेंट को जो 1926 में परफॉर्म किया गया, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और फर्दर एक्सप्लेनेशंस क्या हैं। डियर स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले लुइस डी ब्रॉगली ने ये प्रेडिक्शन दी थी कि मैटर दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। मैटर में अगर पार्टिकल लाइक बिहेवियर है तो उसमें वेव लाइक बिहेवियर भी होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और इवन हम भी अगर मूव करते हैं तो हमारी मूवमेंट वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी, ये डी ब्रॉगली ने कहा था। और इसको थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए डी ब्रॉगली ने इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv की हेल्प ली थी। ये इक्वेशन उसने मोमेंटम और एनर्जीज के फार्मूलाज को यूज करके डिराइव की थी। डी ब्रॉगली ने थ्योरेटिकली ये प्रूव किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट का वेव पैटर्न होगा, और वो वेव पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वेव पैटर्न बनाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के वेव पैटर्न की डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ कैलकुलेट की बाय यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। लेकिन इस वेवलेंथ का प्रैक्टिकली कोई प्रूफ नहीं था। इन 1926 डेविजन एंड जर्मर, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डी ब्रॉगली की प्रिडिक्ट की हुई वेवलेंथ को कंफर्म किया कि डी ब्रॉगली ने जो वेवलेंथ अपने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन से कैलकुलेट की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। आज हम इसी एक्सपेरिमेंट की डिटेल पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया उसमें यूज होने वाला अपरेटस कुछ इस तरह का था। इसमें आपके पास एक फिलामेंट है जिसको आप लो पोटेंशियल बैटरी के थ्रू हीट अप करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गन। और एक हाई पोटेंशियल बैटरी भी अटैच की गई और ये हाई पोटेंशियल बैटरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज की गई थी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी गेन करता हुआ फिलामेंट से बाहर आएगा और ये पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ हाई पोटेंशियल बैटरी, और वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता हुआ स्ट्राइक करेगा निकल क्रिस्टल पर। जब बीम निकल क्रिस्टल पर स्ट्राइक हुई तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो गई, जस्ट लाइक द एक्स-रेज विच वी हैव ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट ईयर क्लासेस, कि जब एक्स-रेज क्रिस्टल पर फॉल करती हैं तो उनमें डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर हुई तो एक तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन बीम डायफ्रैक्ट हो सकती है, जो कि एक वेव फिनोमेना है। अब इस डायफ्रैक्टेड बीम को या स्कैटर्ड बीम को एक डिटेक्टर के थ्रू डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जर्व किया गया। डिटेक्टर को मूव करने के लिए एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल अटैच किया गया जिस पर यह डिटेक्टर सर्कुलर पैटर्न में मूव कर सकता था। इस डिटेक्टर के साथ एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर भी अटैच्ड है जो कि इस अरेंजमेंट में शो नहीं किया गया। यह डिटेक्टर रिसीव होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को काउंट कर सकता था। इस डिटेक्टर को डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस किया गया और रिसीव होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया गया। जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो जो पोटेंशियल उन्होंने यूज किया वो था 54 वोल्ट। इस पोटेंशियल पर डिटेक्टर को डिफरेंट पोजीशंस पर रखकर जब इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी का काउंट रेट लिया गया तो 50 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई। 50 डिग्री एंगल है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में। इस एंगल पर अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रही थी तो ये कुछ यूं इंडिकेट करता था कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है
वो इस एंगल पर मैक्सिमम अमाउंट में आना रीजन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इलेक्ट्रॉन्स का हुआ और इंटेंसिटी मैक्सिमम रिसीव हुई, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना स्टूडेंट के इंटरफेरेंस तो वेव्स का बिहेवियर है। यहां से ये प्रिडिक्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉन वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव करते हैं और ये वेव इंटरफेरेंस का प्रोसेस करवा सकती हैं। क्योंकि 50 डिग्री पर मैक्सिमम इंटेंसिटी रिसीव हुई, सो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ इशारा कर रही थी। डिटेक्टर को डिफरेंट पोजीशंस पर रोटेट करके इंटेंसिटी का डाटा कलेक्ट किया गया और इस सारे डाटा को जब ग्राफिकल शेप दी गई तो ग्राफ कुछ इस तरह के बने। इन ग्राफ्स में हमने एक्स एक्सिस पर इंटेंसिटी को ड्रॉ किया और वाई एक्सिस पर एंगल को ड्रॉ किया। डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट डाटा कलेक्ट हुआ। इसमें जो डाटा 50 डिग्री पर कलेक्ट किया गया उसमें आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की शेप नजर आ रही है। और अगर आप गौर करें तो इन ग्राफ्स की जो शेप है वो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में जब आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया या जब आपने डायफ्रैक्शन फिनोमिनास को ऑब्जर्व किया, वहां पर जो आपने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे उनकी शेप कुछ इस तरह से थी। और इन ग्राफ में भी आपके पास एक मैक्सिमा है, फिर मिनिमा वैल्यूज हैं। ये मैक्सिमा बिल्कुल वैसे ही हमने ऑब्जर्व किया डेविजन और जर्मर के बनाए हुए ग्राफ्स में। इसमें जो 50 डिग्री पर मैक्सिमम इंटेंसिटी वेरिएशन आई, तो यहां से हमें यह पता चला कि इस एंगल पर इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स हैं उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ग्राफ को एक मैक्सिमम कर्व की शक्ल दे रहा है। सो यूं उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन में दोनों बिहेवियर्स हैं। जब वो निकल क्रिस्टल से स्कैटर हो रहा है तो ये बिल्कुल एक्सरे डायफ्रैक्शन से रिजेंबल करता है, और जब सर्टेन एंगल्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रही है तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके इलेक्ट्रॉन बीम्स के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इंडिकेट कर रही थी। सो इलेक्ट्रॉन में इंटरफेरेंस भी और डायफ्रैक्शन भी, इन दोनों प्रोसेस का ऑब्जर्व होना एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं। सो इस वेव बिहेवियर की वजह से कंफर्म हुआ कि डेविजन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल प्रूव है लुइस डी ब्रॉगली के थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट की हुई इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ का। सो डियर स्टूडेंट, अब तक आपने ये देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन की तरह का इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को आप बड़े आराम से इस एक्सपेरिमेंट के डाटा के थ्रू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या अगर हम इस एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो वो डी ब्रॉगली की कैलकुलेटेड वेवलेंथ से रिजेंबल करती है। अगर तो वो वेवलेंथ उस वेवलेंथ के साथ रिजेंबल कर जाती है, मैच कर जाती है, तो इट मीन्स कि ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है। सो अभी तक अगर आपने जो सुना उसके अकॉर्डिंग आप इसको जब आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लिखना है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आपने ब्रीफली अगर इंट्रोडक्शन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट we observed wave nature of electron which was predicted by Louis D. Broglie which was predicted by Louis D. Broglie. So, electron can behave as a wave
in this experiment, we observe diffraction and interference in electrons. और जो मैंने आपको सर्किट अरेंजमेंट दिखाई उसके अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरह से हैं. इसमें आपने यूज किया निकल क्लोराइड क्रिस्टल. फिर आपने देखा था कि आपके पास थी एक इलेक्ट्रॉन गन जिसमें आपने लो पोटेंशियल बैटरी भी अटैच की हुई थी फॉर हीटिंग द फिलामेंट, और आपके पास हाई पोटेंशियल बैटरी सोर्स था जिसको आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने, उन्हें एक हाई काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज किया. टंगस्टन फिलामेंट यूज किया था जिसे आप लो पोटेंशियल बैटरी से हीट करेंगे और इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेंगे. फिर हमारे पास एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल था. फिर आपने डिटेक्टर को यूज किया और ये डिटेक्टर काउंट करता था इंटेंसिटी ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपने ये देखा कि आपने कैसे इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को अरेंज करना है और इसमें किस तरह डेविजन और जर्मर ने डिफरेंट एंगल्स पर डिटेक्टर को प्लेस करके इलेक्ट्रॉन का डाटा कलेक्ट किया और ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन में डायफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी है. अब ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था. अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या हमारी कैलकुलेशंस ल्यूइस डी ब्रॉगली के कैलकुलेटेड आंसर के साथ मैच करती हैं या नहीं. डियर स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट लेंगे जब इलेक्ट्रॉन बीम ओरिजिनेट हुई तो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की, और पोटेंशियल एनर्जी गेन करता हुआ जब वो फिलामेंट में से इमर्ज हुआ तो एक्सेलरेट होकर उसने वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर ली अपनी काइनेटिक एनर्जी में. और इस कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक के रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम थ्योरेटिकली फर्स्ट डिराइव करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है. इसमें हम डी ब्रॉगली की ही वेवलेंथ इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv यूज करेंगे. लेकिन इस इक्वेशन को जब आप यूज करेंगे तो हमें mv का फैक्टर चाहिए होगा, और इस फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए वो देखते हैं. फॉर थ्योरेटिकल वेवलेंथ वी स्टार्ट विद डी ब्रॉगली इक्वेशन to find wavelength of electron. We use de Broglie equation lambda is equal to h divided by mv. इस इक्वेशन को जब आप यूज करेंगे तो इसमें h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इसका मतलब यह है कि h और m की वैल्यूज तो एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो हमें मालूम है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें डायरेक्टली पता नहीं चल सकती. सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप यूज करेंगे. सो ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1. नाउ टू कैलकुलेट दिस टर्म विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, नाउ वी यूज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to kinetic energy of electron. पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने गेन की वो थी V इंटू E. अब यहाँ ये V सिंबल है पोटेंशियल के लिए, यहाँ आपने मिक्स नहीं करना. दिस V stands for potential and this V which is a small v that stands for velocity of electron. So kinetic energy इलेक्ट्रॉन की है हाफ mv स्क्वायर. इसमें आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, mv स्क्वायर. अब आपके पास यहां है मास इनटू वेलोसिटी
और यहाँ आ रहा है mass into velocity square। अगर आप इसमें राइट और लेफ्ट साइड पर m से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस तरह का चेंज आएगा। Multiplying by m on both sides। यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर सिंपली आपको मैस इनटू वेलोसिटी चाहिए, यहाँ आपके पास स्क्वायर भी आ रहा है, सो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर है m इंटू वी विच इज 2mve। अब आपके पास इस इक्वेशन में mv की जो वैल्यू है वो ट्रांसफॉर्म हो गई इस फैक्टर में। अगर आप इस फैक्टर का डाटा देखें तो इसका डाटा आपके पास अवेलेबल है। इसमें आपको मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है पोटेंशियल। और आपने एक्सपेरिमेंट में जो पोटेंशियल की वैल्यू देखी वो थी 54 वोल्ट। सो आपके पास पोटेंशियल भी गिवन है। सो अब आपके पास ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप mv की जगह अगर पुट करते हैं तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप ये वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का चेंज आएगा। लैम्डा इज h डिवाइडेड बाय mv को आपने इस फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। h की वैल्यू 6.63 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड और मैस की वैल्यू है 9.1 10 टू पावर -31 किलोग्राम। पोटेंशियल है आपके पास 54 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इस सारे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। और ये वेवलेंथ 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, ये वेवलेंथ अगर आपको याद हो तो हमने जब लास्ट टॉपिक में डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट की थी तो वो एग्जैक्टली यही वैल्यू आई थी विच इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के डाटा को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट करें और उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करें तो वो बिल्कुल वही आ रही है जो डी ब्रॉगली के इक्वेशन से कैलकुलेट करने पर आई थी। सो यहाँ पर अगर हमने ये एक चीज प्रूव कर ली तो मजीद इसको एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन देने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बिल्कुल एक्सरे डायफ्रैक्शन की तरह का था। सो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सरे बीम की तरह डायफ्रैक्ट कर सकते हैं तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन बिहेवियर पर डायफ्रैक्शन की इक्वेशन इंप्लीमेंट करें और वेवलेंथ को कैलकुलेट करें तो भी वेवलेंथ एग्जैक्टली यही आनी चाहिए। सो हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन फर्स्ट ईयर में जो ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी थी, अभी हम उस ब्रैग्स इक्वेशन को इस गिवन एक्सपेरिमेंट पर इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या अगर हम उससे कैलकुलेट करें वेवलेंथ तो वो यही वेवलेंथ आती है या डिफरेंट आती है। अगर उस इक्वेशन से भी यही वेवलेंथ आ गई तो इट मींस डी ब्रॉगली की कैलकुलेटेड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक्यूरेट थी और अब हम कह सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो चलिए अब हम ब्रैग्स इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी।
क्योंकि ब्रैग्स इक्वेशन कुछ इस तरह से है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। इसमें जो थीटा की वैल्यू है ये एंगल होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड इंसिडेंट बीम या सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड स्कैटर्ड बीम। सो इस थीटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारी बुक्स में इसकी डिटेल गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूं कि इसमें थीटा की वैल्यू जो हमने 65 डिग्री यूज की हुई है वो आपने किस तरह कैलकुलेट करनी होती है। इस एक्सपेरिमेंट में जब हम डिटेक्टर को मूव करते हैं तो अकेला डिटेक्टर मूव नहीं करता, डिटेक्टर के साथ साथ क्रिस्टल भी मूव करवाया जाता है। जब दोनों क्रिस्टल और डिटेक्टर मूव कर रहे होते हैं तो फाई एंगल होता है इंसिडेंट और स्कैटर्ड बीम के बीच का, और दोनों साइड्स पर जो सरफेस ऑफ क्रिस्टल के साथ थीटा बन रहा होता है वो एक इक्वल एंगल होता है। सो इस थीटा को अगर हम 50 डिग्री वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी अरेंजमेंट कुछ इस तरह बनेगी। इसमें अगर फाई 50 डिग्री है तो आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल है 180 डिग्री। सो आप अगर 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 130। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दो एंगल बनेंगे ये इक्वल एंगल बनेंगे। सो अगर हम 130 को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करें तो ये बनेगा 65 डिग्री। सो इसका मतलब ये कि जो हम ग्लांसिंग एंगल यूज करेंगे बिटवीन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड इंसिडेंट बीम या बिटवीन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड रिफ्लेक्टेड बीम, तो ये होगा 65 डिग्री। सो बेसिकली ये एंगल है जो कि है 65 डिग्री, और आप इस 65 डिग्री को ब्रैग्स इक्वेशन में यूज करते हैं। इसमें जो आपने निकल क्रिस्टल यूज किया है उसकी जो एटॉमिक लेयर्स हैं उनमें से अगर एक फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो है 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और हमने थीटा की वैल्यू को देखा कि वो है 65 डिग्री। सो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करें तो n की वैल्यू इक्वेशन में 1 ली जाएगी। सो इस सारे डेटा को अब हम यूज करते हैं और देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट पर अगर हम ब्रैग्स इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करें तो क्या एक्सपेरिमेंटल डेटा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वही देगा जो हम प्रीवियसली डिस्कस करके आ रहे हैं। तो चलिए वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ कैलकुलेशन वी यूज ब्रैग्स इक्वेशन बाय यूजिंग Bragg's equation, which is 2d sin theta is equal to n lambda. इसमें मैंने अभी आपको डिटेल समझाई कि हाउ यू विल कैलकुलेट थीटा एंड व्हाट इज d. In nickel crystal, d is 0.91 10⁻⁻10 meter and theta is 65 डिग्री और n की वैल्यू है 1। इन तीनों वैल्यूज को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। Putting values in equation 3 to d की वैल्यू है 0.91 10⁻⁻10 मीटर और थीटा की वैल्यू है 65 डिग्री, n की वैल्यू है 1 और यहाँ आपने लेम्डा कैलकुलेट करना है। जब आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेम्डा की वैल्यू आएगी 1.65 10⁻⁻10 मीटर। डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आई वो एग्जैक्ट वही है जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में या जो डी ब्रॉगली ने अपने थ्योरेटिकल फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट की थी। सो इस तरह हमने कंफर्म किया बाय यूजिंग डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कि इलेक्ट्रॉन में दोनों तरह के बिहेवियर हैं। इलेक्ट्रॉन
पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। सो इसका मतलब तो ये हुआ डियर स्टूडेंट कि हमारे सराउंडिंग में मौजूद जितने भी मैसिव पार्टिकल्स हैं वो वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग भी मूव कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उनका मैस बहुत 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 ज़्यादा है और डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv में जब हम एक ह्यूज मैस की वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा बहुत ही स्मॉल आ जाता है, जिसकी वजह से ये वेवलेंथ हेवियर मैसेज में ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेवलेंथ बिहेवियर या वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में मज़ीद इलेक्ट्रॉन बिहेवियर या डिफरेंट वेव और पार्टिकल बिहेवियर पर डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।